अमरता दोस्तों, हर कोई अमर होना चाहता है। कम से कम पहले तो हमने बहुत ऐसे किस्से सुने हैं जिसमें कि रावण वगैरह, राक्षस वगैरह ये सब अमर होना चाहते थे। पूरी तरीके से अमर होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हम अपनी एज को बढ़ा जरूर सकते हैं और इसमें चाइना को सफलता मिल गई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एज को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं और चाइना ने क्या किया है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अमर होने के लिए हम एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है कि एंटी एजिंग जो टेक्नोलॉजी है एक फील्ड है जिसमें एफर्ट्स किया जाता है कि एज प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सके या फिर रिवर्स किया जा सके। ये फील्ड साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस को इन्वॉल्व करता है। तो जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, कुछ ट्रीटमेंट है, इनके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और रिसर्च स्टडीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब इनमें तीन प्रमुख हैं, जैसे कि टेलोमेयर रिसर्च है, साइनोलेटिक्स है और जेनेटिक्स मैनिपुलेशंस है। लेकिन अभी तक इन तीनों में डेफिनेटिव सोल्यूशन एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने का कोई नहीं मिला है। तो इस पे अपना रिसर्च और डेवलपमेंट वाला काम चालू है, लेकिन चाइना ने एक प्रोसेस निकाल लिया है जिसमें वो ऐसा कर पाए हैं। तो पहला है टेलोमेयर रिसर्च। तो टेलोमेयर्स क्रोमोसोम के एंड्स में पाई जाने वाली प्रोएक्टिव कैप्स होती हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो टेलोमेयर्स शॉर्टन होती जाती है और इससे सेल की एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। टेलोमेयर रिसर्च में साइंटिस्ट टेलोमेयर लेंथ और उनकी मेंटेनेंस के बारे में स्टडी करते हैं। ये रिसर्च का फोकस यही होता है कि टेलोमेयर को प्रोटेक्ट करने और लेंथ मेंटेन करने के तरीके ढूंढे जाएं, जिससे सेल एजिंग स्लो डाउन हो और डिसीजेज कि रिस्क कम हो। दूसरा प्रोसेस है आपका सेनोलिटिक्स। तो इसमें क्या है कि सेनेसेंट सेल, सेनेसेंट माने बूढ़ा हो जाने वाली कोशिकाएं, यही वो सेल हैं जो ओल्ड हैं और डैमेज हो जाती हैं। ये सेल जो हैं वो एजिंग और एज रिलेटेड डिजीजेस का एक मेजर कॉज है। सेनोलिटिक ड्रग्स या ट्रीटमेंट्स होते हैं जो इन सेनेसेंट सेल को टारगेट करते हैं और उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं। इससे सेल सेनेसेंस को डिले किया जा सकता है और एज रिलेटेड डिजीज को, रिस्क को कम किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप हमेशा के लिए अमर नहीं हो सकते, पर अपनी एज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब वो ज़्यादा मतलब इतना नहीं है कि बहुत ही हज़ारों साल जिएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ 10-20 साल, 20-30 साल ऐसे आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये सेल तो बूढ़े होंगे ही होंगे, आप रोक नहीं सकते हो। उसके बाद डिजीज़ वगैरह ये भी आपको होती ही है। तभी आपने देखा होगा कि बूढ़े व्यक्तियों को बीमारी जरूर हो जाती है। तो नंबर 3 पर है जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू साइंटिस्ट स्पेसिफिक जीन्स को मॉडिफाई करते हैं जिससे एजिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और इसमें टेलोमेयर्स एंजाइम को एक्टिवेट करने जैसी टेक्निक भी इंक्लूड होती है, जिससे टेलोमेयर लेंथ मेंटेन की जा सकती है और सेल एजिंग को स्लो किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं चाइना की, उन्होंने क्या कमाल कर दिया है। तो ये शायद पैराबायोसिस टाइप की कुछ चीज़ है जिसे यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं। ये एक टेक्निक है जिसमें यंग ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से एजिंग को रोका जा सकता है, या फिर कहें तो कम से कम की स्लो डाउन तो कर ही सकते हैं, रोकना तो पॉसिबल है ही नहीं है। इस प्रोसेस में यंग ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से एजिंग या एज रिलेटेड डिसीजेस के इफेक्ट को कम किया जा सकता है, क्योंकि यंग ब्लड में सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। तो चाइनीज साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स रेट्स पर किए हैं जिसमें उन्होंने एल्डर रेट्स को यंग ब्लड से ट्रांसफ्यूज किया है। इसमें उन्होंने देखा कि यंग ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से एल्डर रेट्स के कॉग्निटिव एबिलिटीज और मसल फंक्शंस इंप्रूव हुए हैं। लेकिन ये फाइंडिंग्स अभी तक ह्यूमंस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किए गए हैं और ज़्यादा रिसर्च की इसमें ज़रूरत है। अभी ऐसा ही नहीं डायरेक्ट अच्छा ऐसा काम होता है ठोक दिया भैया इंसानों में भी दूसरे का ब्लड, ऐसा नहीं कर सकते हम। इस प्रोसेस को यूज़ करके साइंटिस्ट ऐसा होप कर रहे हैं कि एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है और ह्यूमन लाइफ के स्पॉन को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसको कैसे किया था, तो साइंटिस्ट ने एल्डर और यंग एनिमल्स के ब्लड को इंटरचेंज करते हैं। इसमें इस प्रोसेस में टिपिकली एक सर्जरी किया जाता है जिसमें एक एनिमल के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दूसरे एनिमल के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में एक यंग एनिमल से कलेक्ट किया हुआ ब्लड दिया जाता है दूसरे एनिमल को, तो दूसरे एनिमल का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इस ब्लड से कनेक्ट किया जाता है। इससे यंग ब्लड के फैक्टर्स और प्रोटीन्स
एल्डर एनिमल के बॉडी में एंटर करते हैं और एजिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस शोध में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला चूहा 1266 दिनों तक जीवित रहा, जो मानव आयु में लगभग 120 से 130 वर्ष है। तो साइंटिस्टों के अनुसार 840 दिनों की औसत जीवन काल वाले 20 महीने के आयु के नर चूहों को रक्त घटक के साप्ताहिक इंजेक्शन दिए गए थे। शोधकर्ताओं ने 1031 दिनों के औसत में 22.7% की वृद्धि दर्ज की थी। अध्यक्ष के सह नेता झांग चेन्यू के अनुसार इंजेक्शन ने बूढ़े चूहों में उम्र से संबंधित कार्यात्मक गिरावट को भी काफी हद तक कम कर दिया था। अच्छा, जब ये काफी हद तक सफल हो गया तो लोग थोड़े से असमंजस में थे, थोड़े भय में थे। उन्होंने सोचा कि युवा लोगों के खून का अनैतिक उपयोग शुरू हो जाएगा ऐसे तो इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि अगर इलाज कभी स्थापित हो जाता है तो ये दबाव के माध्यम से दिया जाएगा, न कि सीधे प्लाज्मा एक्सचेंज के माध्यम से। चेन शी कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वह सेल्यूलर स्तर पर दिखा रहा है कि वास्तव में रक्त में क्या काम कर रहा है और सबसे शक्तिशाली कायाकल्प कारक क्या है। आगे वो कहते हैं कि ज्यादातर युवा रक्त में पाए जाने वाले घुलनशील प्रोटीन घटकों की संभावित एंटी एजिंग क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो उन्होंने जीवन काल में 22.7% की वृद्धि बताई थी। ये अब तक के सबसे लंबे रिकॉर्डों में से एक है। अच्छा, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो बूढ़ा चूहा था वो थोड़ा तंदुरुस्त हो गया था, मतलब ऐसा बूढ़ा बूढ़ा फील नहीं हो रहा था उसको। आगे वो कहते हैं कि ये अभी शुरुआती स्टेज में है, अभी काफी सारी चीजें देखनी है। अभी तो मतलब अगर इंसानों पे करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या ड्रामा बनती होंगी, वो सब भी देखा जाएगा अभी। अच्छा, इसके अलावा जो नॉर्मली मैंने बात करी थी ना लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो उसको तो आप भी कर सकते हो, जैसे कि स्किन केयर ट्रीटमेंट्स। स्किन एजिंग को रोकने और रिवर्स करने के लिए वेरियस स्किन केयर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर्स हो गया और स्क्रम्स हो गया और सनस्क्रीन हो गया। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिक्टिक्स ऐसे ये सब चीज़ें, कॉस्मेटिक हो गया और केमिकल पील्स करके होता है, ये सब लड़कियां वगैरह जानती होंगी। लेज़र ट्रीटमेंट है, ये सब आप करवा सकते हो। और दूसरा है डाइट और न्यूट्रिशंस, ये तो हम सभी को ही करना चाहिए। ए हेल्दी डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में मददगार साबित हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड, मेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब एजिंग के साइन को कम करने में हेल्प करते हैं। तीसरा है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। तो रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी भी एजिंग प्रोसेस को डिले करने में काफ़ी मदद करता है। एक्सरसाइज मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करता है। अगला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस और एंजाइटी भी प्रीमेच्योर एजिंग के कॉजेज हैं, तो इसके लिए मेडिटेशन, योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करना एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में मदद करता है। और इसका जीता जागता एग्जांपल मोदी जी को आप देख सकते हो, 73-74 साल के हैं और फुल एक्टिव हैं अभी भी। इसके कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हम बोलते हैं, जैसे कि आपका हो गया हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स और स्टेम सेल थेरेपी। लेकिन ये मैं कहूँगा ये तो बेकार चीज़ है, मतलब इफेक्टिवली काम करे ना करे, कोई रिएक्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। बाकी जो ऊपर के थे वो एकदम बढ़िया चीज़ें हैं कि आपको नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। भले आप 5 साल या 10 साल देखोगे कि जो बूढ़े लोग हैं ना जो ये सब करते हैं वो एक्टिव हैं, वो काफ़ी आपको लगेगा यार असर तो कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं? और इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, एक बार देख तो लो दोस्तों।